नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीबी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डिम्पल राजावत। चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की प्रदेश की तमाम खास और बड़ी खबरें। टोंक शहर के बंबोर रोड पर बीजेपी कार्यकर्ता सहित 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने की गंभीर मामला सामने आया है। हमले में बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद से जुड़े मामले में बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह उर्फ विज्जू बना और राजन सिंह पर कुछ युवकों ने हमला किया। विवाद और मारपीट की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को उपचार के लिए सादत अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। मामले को लेकर जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने इस तरह हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से वार्ता भी की है। जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपी हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। अजमेर था, अजमेर से अभी मैं आया तो मेरे को जैसे पता चला कि हमारे ये पार्टी कार्यकर्ता है विजय सिंह जी और कोई भूमि का इनका विवाद चल रहा था पुराना। इसमें कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर इनके साथ मारपीट करी है। तो मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, निश्चित रूप से कोई उसमें गुनाहगार है तो पकड़े जाएंगे। जो भी लोग इस तरह के कृत्य में शामिल है जिन्होंने मिलकर के सामूहिक रूप से उनके हेड इंजरी आई है बताया भी, तो उनको जयपुर रेफर किया है। इलाज के प्रबंध को लेकर भी आपने बातचीत की है यहाँ भी और जयपुर भी, ताकि बेहतर इलाज मिल सके। 100% यहाँ भी अच्छी इलाज सुविधा है, पर चूँकि डॉक्टरों ने बताया कि उनके हेड इंजरी है तो वहाँ अच्छे अस्पताल में और बढ़िया उपचार हो सकता है, इसलिए उनको करने वाले कौन है, क्या बातचीत हुई पुलिस? नहीं, अभी ये संज्ञान का विषय है, पुलिस उसकी जांच करेगी। मैंने अभी पुलिस अधिकारियों से बात करी है तो निश्चित रूप से कोई गुनाहगार है, कोई भी पक्ष ऐसा है तो उनको पकड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जो है सवाल खड़े करते हैं कानून व्यवस्था पर, तो बातचीत करेंगे। देखिए, ऐसी कोई भी घटनाक्रम में कृत्य में शामिल होगा गिरफ्तार होगा। भजन लाल जी की सरकार है और गुंडों के लिए इस राजस्थान में कोई पनाह नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब ठीक है, इनका क्या मामला था वो पुलिस जांच करेगी। इसमें जो भी कृत्य में शामिल होगा निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। घटनाक्रम है और क्या स्थिति है? हमें सूचना मिली थी कि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जिस मौके पहुँचे थे जहाँ पर मजलूम राजन और बिज्जू बना जो है विजय सिंह जी, वो मजलूम वहाँ पड़े हुए थे जिनको लेकर अस्पताल इलाज लेकर आए थे रिपोर्ट के लिए। मतलब कहाँ की घटना है? ये अपने बंबो रोड से दाहिनी साइड में जाते हैं, जब दाहिनी साइड में है। विवाद क्या रहा, कुछ जानकारी? जब इनके वो सीमा ज्ञान का मामला हो रहा था, उसकी मैं ज्ञान करवा रही थी उसको। हमलावर पक्ष की कोई जानकारी? अब इनके विपक्ष को सपीक नाम का है, इनके है विवाद मामला। दोनों घायल जयपुर रेफर कर दिए गए हैं। हाँ, धन्यवाद। पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलाना गांव में 9 मई को 4 युवकों पर लोहे के सरियों से जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को सुमेरपुर स्थित सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक गोपाल सिंह ने बताया है कि इस बहुचर्चित हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें पुलिस अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए। पुलिस अब रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से घटनास्थल की निरीक्षण की कार्रवाई और गहन पूछताछ करेगी। साथ ही आरोपियों द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही है। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में 2 दिन पहले आई आंधी तूफान ने जिले में बिजली तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर नर्मदा नहर आधारित पेयजल व्यवस्था पर पड़ा है। विद्युत लाइनों में आए फॉल्ट के कारण जलदाय विभाग के 16 में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउस पिछले 48 घंटों से बंद है। जलदाय विभाग के परियोजना खंड चौहटन में अधीक्षक अभियंता सोनाराम बेनीवाल ने बताया है कि 1 और 2 जून की मध्य रात्रि को आए तेज आंधी तूफान से बिजली वितरण तंत्र विद्युत लाइनों में फॉल्ट की वजह से नर्मदा नहर आधारित शिव रामसर पेयजल परियोजना की 16 पंप हाउसों में से 13 स्वच्छ जल पंप हाउसों की विद्युत आपूर्ति पिछले 48 घंटों से बाधित है, जो अभी तक प्रभावित है। इस स्थिति के चलते इन पंप हाउसों में संचालित नर्मदा आधारित नियमित पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके चलते जिले के रामसर और गड्रा रोड के 262 गांवों में पेयजल का संकट गहरा गया है। हालांकि जोधपुर डिस्कॉम की टीमों ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटने का काम किया है। साथ ही बिजली बहाल करने के प्रयास लगातार जारी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से भी
स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा विद्युत आपूर्ति बहाल होते ही संबंधित पंप हाउसों का संचालन प्रारंभ कर पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता से आधार पर पुनः सुचारू किया जाएगा। इन हालातों में आम जन से अपील की गई है कि इस प्राकृतिक आपदा जनहित अस्थायी परिस्थितियों में सहयोग एवं धैर्य बनाए रखें। साथ ही उपलब्ध पेयजल का अत्यधिक संयम एवं नियमितता के साथ उपयोग किया जाए। अनावश्यक जल व्यय नहीं हो। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय रूप से उपलब्ध जल स्रोतों एवं कुओं साथ ही नलकूपों हैंडपंपों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर विभाग का सहयोग करें। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में बंद आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें कुछ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने माना है कि उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उचित इलाज की जरूरत है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि आसाराम की हालत अत्यधिक गंभीर होती है तो उन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये आदेश जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच द्वारा सुनाया गया है। इस मामले में अधिवक्ता आर.एस. सुलूजा और अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी की। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद जेल प्रशासन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग द्वारा वंदे गंगा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत रन फॉर एनवायरमेंट जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया है। ये दौड़ उपवन संरक्षण कार्यालय पब्लिक पार्क से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट, संभागीय आयुक्त कार्यालय, म्यूजियम सर्किल और सर्किट हाउस होते हुए पुनः पब्लिक पार्क में संपन्न हुई। दौड़ से पूर्व प्रतिभागियों को मुख्य वन संरक्षण द्वारा जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संतुलन की शपथ भी दिलाई गई। अधिकारियों ने अपने संदेश में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयास नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। कार्यक्रम के अंत में वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को आधिकारिक वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया है। आज हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और वंदे गंगा के तहत एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए रन फॉर एनवायरमेंट आयोजन किया गया है। ये एक जस्ट एक दिखाने के लिए सिंबॉलिक नहीं है, ये तो लोगों में अवेयरनेस जनरेशन के लिए और एक पब्लिक मूवमेंट को जनरेट करने के लिए एनवायरमेंट अवेयरनेस के तहत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से अवेयरनेस जनरेशन के लिए ये दौड़ हमको सफल यूज आएगा। और आज आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 200 लोग बीकानेर से इधर पहुंचा है रन फॉर एनवायरमेंट दौड़ करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। बीकानेर में और राजस्थान में भी एनवायरमेंट के लिए सोचने वाले लोग बढ़ रहे हैं और ये हमारे आगे वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि हम एनवायरमेंट को सुरक्षित संरक्षण कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उत्तराखंड प्रवास के दौरान पवित्र यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। देवनानी ने गंगोत्री में दर्शन किए। देवनानी ने मां यमुना के पावन धाम में विधिवत दर्शन कर देश एवं राजस्थान की उन्नति, जन कल्याण तथा सार्वजनिक मंगल की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में यमुना आस्था, आध्यात्मिक चेतना और जीवन दायिनी शक्ति का प्रतीक है। देवनानी ने कहा है कि चार धाम क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रत्येक श्रद्धालु को अत्यधिक शांति एवं नई प्रेरणा प्रदान करती है। उन्होंने उत्तराखंड की समृद्धि, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए ये भी कहा कि देवभूमि भारत की सनातन परंपराओं का जीवंत केंद्र है। उल्लेखनीय है कि देवनानी इन दिनों उत्तराखंड के 5 दिवसीय प्रवास पर है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र में चोरी की बढ़ती वारदातों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, लगातार हो रही चोरियों से आमजन में असुरक्षा का माहौल है। सोनी समाज की धर्मशाला में 1 महीने के भीतर 2 बार चोरी की घटना सामने आई है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। नौहर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार बढ़ रही वारदातों ने आम नागरिकों को चिंता में डाल दिया है। हालात ये है कि लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं
और इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त व्यापार संघ और स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सोनी समाज की धर्मशाला में 1 महीने के भीतर 2 बार हुई चोरी का विशेष रूप से उल्लेख भी किया गया है, जिसमें चोरों द्वारा काफी सामान चोरी कर लिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नौहर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है। हमारे 2 बार चोरी होगी धर्मशाला में, 1 महीने में 2 बार चोरी होगी, कोई पुलिस कार्रवाई प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमें पूर्ण आश्वस्त किया गया है कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे और संयुक्त व्यापार संघ हमारा पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी करेगी। राजस्थान भाजपा से जुड़ी बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि आज शाम तक भाजपा के दोनों संभावित प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, मदन राठौड़ ने ये भी साफ किया है कि दोनों ही प्रत्याशी राजस्थान से होंगे। हालांकि उन्होंने नामों को लेकर अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि सभी कार्य व्यवस्थित तरीके और मुहूर्त के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। फिलहाल सभी की नजरें भाजपा की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, घोषणा कर देंगे। मैं सोचता हूँ कि आज शाम तक या जब भी करेंगे व्यवस्थित तरीके से हम नामांकन करवाएंगे और प्रक्रिया पूरी करेंगे। देखिए, हमने तो अपने यहाँ से जो करना था कर दिया। अब राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे देश को ध्यान में रख करके करता है, नेतृत्व निर्णय करेगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी तरह। नेतृत्व का निर्देश जैसा भी होगा हम उसकी पालना। नामांकन मोट देकर कई नाम देते हैं, वरिष्ठ लोगों के नाम देते हैं, निर्णय उनको करना है। राजस्थान से होंगे, इसमें क्या तकलीफ है? वो देखो, निर्णय उनका है, पूरे देश को ध्यान में रख करके करते हैं। वो अपनी मांग रखते हैं, वो अपने हिसाब से करें। जयपुर के रामगंज क्षेत्र में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घनी आबादी वाले चीतावालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान एक तरफ झुकी 6 मंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया। सुबह 10:30 बजे बिल्डिंग गिराने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ। बिल्डिंग को गिराने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। बिल्डिंग के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया था, बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया था। साथ ही आसपास से 10 से 15 मकानों को भी खाली कराकर वहां रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया गया था। लाइट बंद कर दी गई और इसके दौरान रामगंज थाना पुलिस फोर्स भी तैनात रही। जैसे ही बिल्डिंग गिरी तो सामने वाली इमारत को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं बिल्डिंग के नजदीक एक पेड़ भी टूट गया है। जयपुर उपखंड मुख्यालय बस्सी और आसपास के रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत दी है। फुलेरा जयपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार करते हुए अब रेवाड़ी तक संचालित किया जा रहा है। रेलवे ने पहले से चल रही रेवाड़ी जयपुर स्पेशल पैसेंजर और फुलेरा जयपुर पैसेंजर को फुलेरा रेवाड़ी वाया जयपुर बांदीकुई मार्ग पर शुरू किया है। दैनिक रेल यात्री संघ बस्सी के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को जयपुर जंक्शन पर ट्रेन बदलने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही बस्सी से यात्रा करने वाले यात्री अब सीधे बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी तक सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन फुलेरा से सुबह रवाना होकर जयपुर होते हुए बस्सी स्टेशन पर सुबह 9:49 पर पहुंचेगी। तो वहीं वापसी में बात करें तो रेवाड़ी से दोपहर 3 बजे चलकर शाम को 6:27 से बस्सी पहुंचेगी। इसमें नौकरी पेशा, विद्यार्थी, व्यापारी और दैनिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को अब जयपुर जंक्शन पर ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय की भी बचत होगी और सफर अधिक सुगम और आरामदायक बनेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार यह सुविधा लंबे समय से उठाई जा रही मांगों में से एक थी, जो कि अब पूरी हुई है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला शाखा भरतपुर के पदाधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला थाने में कथित रूप से पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा है।
संस्थान के संभाग अध्यक्ष हरि सिंह ने बताया है कि मंत्री गौतम दक्ष द्वारा थाना डुंगला में थाना अधिकारी और पुलिस जवानों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिसकी संस्था कड़े शब्दों में निंदा कर। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अनुचित है बल्कि इससे पुलिस बल का मनोबल भी प्रभावित होता है। संस्थान ने मांग की है कि मंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि मंत्री गौतम दक्ष को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए तथा थाना डुंगला में दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष एवं विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए दोषी पाए गए न्यायिक दंड दिए जाए। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान का जिला सचिव है। हमारे चित्तौड़गढ़ के थाना डुंगला पर दिनांक 25/5/2026 को माननीय सहकारिता मंत्री श्रीमान गौतम दत्त द्वारा हमारे थानाधिकारी शैतान सिंह एवं कांस्टेबल विष्णु और अन्य 2 कांस्टेबलों के विरुद्ध गाली गलौज की गई, असभ्य व्यवहार किया गया, धमकी दी गई और अशोभनीय अश्लील बातें की गई, जिसके विरोध में आज हम श्रीमान एसपी साहब और कलेक्टर साहब के मार्फत महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय और डीजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमने ज्ञापन में मांग की है कि इन मंत्री महोदय को बर्खास्त किया जाए और इनके विरुद्ध जो थाना डुंगला में 76/26 मुकदमा दर्ज है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की कर इनको न्याय सजा दी जाए। यही हमारी मांग है और यही हमारा वो है। पुलिस का मनोबल नहीं टूटने पाए, ये हमारा है। और क्या नाम है, क्या पद है? हैं? क्या नाम है, क्या पद है? हाँ, मेरा नाम गिरधारी लाल गुप्ता है। मैं जिला सचिव हूँ राजस्थान पुलिस कल्याण संस्थान जिला शाखा भरतपुर का। मैं हरि सिंह, संभागीय अध्यक्ष राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला शाखा भरतपुर। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी ने जो थाना डुंगली जिला चित्तौड़गढ़ में तो थानाधिकारी और जवानों के प्रति जो अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया है वो उनके लिए बहुत ही गलत किया गया है। उसके हम विरुद्ध उसकी आलोचना करते हैं। उसके विरुद्ध में हमने आज श्रीमान जिला कलेक्टर साहब को, जिला राज्यपाल महोदय के और उसके मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु हमारी मांग है कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाए, जिससे पुलिस का मनोबल नहीं गिर पाए और पुलिस के हम साथ हैं, पुलिस के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। हरि सिंह, संभागीय अध्यक्ष राजस्थान पुलिस कल्याण संस्थान भरतपुर। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुरा चौराहे पर कुछ दिनों पूर्व हुई मारपीट एवं फायरिंग की घटना में गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मण सिंह को पीसी रिमांड पूर्ण होने के बाद अब दोबारा न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के बाद आरोपी लक्ष्मण सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद उसे जेल में भिजवा दिया गया। मारवाड़ जंक्शन थाने के थानाधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में पुलिस द्वारा कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 आरोपियों को पूर्व में ही न्यायालय के आदेश पर जेल भिजवा दिया गया था, जबकि मुख्य तीसरे आरोपी लक्ष्मण सिंह को आज न्यायालय के आदेश के बाद जेल पहुंचाया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मदन राठौड़ ने कहा है कि राजनीति में गिरावट नहीं आनी चाहिए, इससे शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बेनीवाल के पास शब्दों का चयन और भाषा का स्तर उचित नहीं है, इसलिए राजनीति को उच्च स्तर पर बनाए रखना जरूरी। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने यह भी कहा है कि उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ है और उस पर जवाब देना चाहिए या नहीं, इस पर वो विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नोटिस का जवाब देना है या नहीं, ये उनके वकील तय करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। वैसे एक तो राज्यसभा के क्योंकि 4 दिन है, सबकी बेताबी है कि भाई कब पार्टी करेगी। कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो कम से कम आंसू तो चलती है। ये जब भी घोषणा हो जाए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ये जब भी घोषणा कर लेंगे, मैं सोचता हूँ कि आज शाम तक या कल तक जब भी करेंगे वो
व्यवस्थित तरीके से हम नामांकन करवाएंगे और प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो वैसे सहमति बन चुकी है, सबकी चर्चा हो चुकी है। नहीं, देखिए, हमने तो अपने यहाँ से जो करना था कर दिया। अब राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे देश को ध्यान में रख करके करता है, नेतृत्व निर्णय करेगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी तरह। तीनों सीटों पे भाई 2 सीटों पे कैसे? नेतृत्व का निर्देश जैसा भी होगा हम उसकी पालना करेंगे। फिर नामांकन कब होगा? नामांकन मुहूर्त देख करके। कल नामांकन? मुहूर्त देख करके। तो आपने क्या सुझाव दिया? वैसे 3 सीटों का दिया है कि क्योंकि आप बता दें कि नहीं, कांग्रेस को वोट हम करें। तो कई नाम देते हैं, वरिष्ठ लोगों के नाम देते हैं हम। निर्णय उनको करना है। राजस्थान से होंगे? राजस्थान से होंगे, इसमें क्या तकलीफ है? वो देखो, निर्णय उनका है, पूरे देश को ध्यान में रख करके करते हैं वो। हम अपनी मांग रखते हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। नामों का पेपर लीक नहीं करेंगे आप? पेपर लीक तो नहीं करते हम, न होने देते हैं न करते हैं। एक वजह कल से आपका अभियान शुरू होने जा रहा है मोदी सरकार के 12 साल पर, किस तरीके का रहेगा, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, हमारे 26 मई 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो अभी 12 वर्ष पूरे हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए। जो विकास के काम किए उसका हम यशोगान भी करेंगे, बताएंगे भी, जनता को बताएंगे कि हमने क्या परिवर्तन किया है। विभिन्न विभागों में हमने बहुत प्रगति की है। उसमें आप बिजली को ले लो, तो उस समय 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, हमने बिजली उपलब्ध कराई। रेल का जो जितनी भी ब्रॉड गेज ट्रेनें हैं सारे इलेक्ट्रीफाई हो गई, बिजली के इंजन से चलती है। ऐसे ही हमने पेयजल के लिए भी कई, जैसे सरदार सरोवर डैम को भी ऊंचा किया, हमने बांधों को सुदृढ़ीकरण किया, पानी किसानों को भी मिले, पेयजल की योजना, जल जीवन मिशन चलाया। ये हमने बहुत पानी के मामले में काम किया। औद्योगिक विकास किया, कम इन इंडिया मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत में उद्योग का विकास हुआ। कई निवेशक आए, निवेश किए, हमने प्रगति की। पहले शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हम शस्त्र अपने यहाँ बना रहे हैं। हमने ब्रह्मोस और आग्नेय जैसे शस्त्र हम निर्यात कर रहे हैं, बेच रहे हैं दूसरे देशों को। हमने किसान को समृद्ध करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, MSP बढ़ाई, डबल किया। किसान सम्मान निधि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 6,000 रुपया प्रति किसान को प्रति वर्ष और 3,000 रुपया राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार जोड़ करके दे रही है। किसान सम्मान निधि देने का काम किया हमने, और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। मजदूरों को मजबूत करने के काम किए। हमने जैसे अभी मध्य एशिया में युद्ध की स्थितियां थी, उसमें भी भारत को आपूर्ति पूरी मिली। ये व्यवस्थाएं भी हमने सुनिश्चित करी। कई, आप जानते हो, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऑटोग्राफ लेते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं। अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया। ये सब काम है। और इसके अलावा भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो भी विकास के काम कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। ये ना, किसी भी मामले में हम पीछे नहीं है, खूब काम किए। वो सब काम हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, जनता को बताएंगे। एक नेताजी हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि आपको नोटिस भिजवाएंगे, सामाजिक लीगल नोटिस आपको भिजवा दिया। अब एक बात बताओ, मुझे आप जवाब दे दो, क्या हनुमान बेनीवाल जी जैसी राजनीति कर रहे हैं उसको आप पसंद करते हो क्या? आप अच्छा मानते हो क्या? आदर्श मानते हो क्या? आप मेरे प्रश्न का जवाब दोगे नहीं, दिया करो, थोड़ा जवाब भी दिया करो। देखिए, राजनीति की गिरावट नहीं होनी चाहिए, और इतनी गिरावट जो मैं सोचता हूँ कि राजनीति को शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ाओ। आप जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो उनके पास में शब्दकोश नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है, बहुत हल्के स्तर के शब्द वो प्रयोग करते हैं। और नोटिस मुझे मिल गया है, नोटिस मिला है, और वो नोटिस भी आप पढ़ोगे, मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग भी देखेंगे इसका जवाब देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है ना?
अब उसमें बाकी सारे कई बातें उन्होंने लिखी है, उसके बारे में भी हमारे लोग जवाब दे देंगे कि आपने उसको क्लीन चिट कैसे दे दी, उसको क्लीन चिट कैसे दे दी। ऐसे सवाल मेरे उसमें नोटिस में लिखे हुए, और ये लिखा है कि आपने ये प्रार्थना करी कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ये आरोप लगाया है। अब ये आरोप है, आप खुद भी सोचो, आप में से भी कोई वकील भी होगा, वो भी इस बात को समझता होगा कि ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। प्रार्थना करना अपराध है? चाहिए का अपराध है? कर दो तो नहीं कहा ना। आप जवाब दोगे क्या नोटिस का वैसे? मैं सोचता हूँ देना चाहिए कि नहीं, ये हमारे वरिष्ठ लोग, वकील लोग देखेंगे, पार्टी के नेता लोग, कार्यकर्ता देखेंगे कि क्या करना चाहिए। आप अपने मुझे बयान इसके को बारे में दायरे कोई, वैसे सामाजिक बहिष्कार करेंगे? मैंने चाहिए शब्द प्रयोग किया है और वो भी मेरी प्रार्थना है। अब उस पर वो क्या कहेंगे? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप ऐसी राजनीति पसंद करते हो क्या? बोल दे कोई भी कि मैं करता हूँ, आप में से कोई बोल दो। क्या ऐसी इस स्तर की राजनीति पसंद करते हो क्या? ऐसी शब्दावली को आप पसंद करते हो क्या? कोई नेता ऐसे शब्द प्रयोग करे, आप पसंद करते हो क्या? आप जवाब दे दो, अपने आप ही जवाब हो जाएगा। अरे भाई, राजनीति में इस देश में उच्चंकर लोग नहीं हैं, संभ्रांत लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो अच्छी राजनीति पसंद करते हैं, ओछी राजनीति पसंद नहीं करते, अच्छी पसंद करते हैं। आज चैनल भी ये चाहेगा, मीडिया भी ये चाहेगा कि राजनीति में लेने के लिए तैयार था। मैं तो मुझे लेना है, कोई भी दे, दूसरी पार्टी का दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदर्श व्यवहार तो करे, डंडे तो नहीं बरसाए। ये तो कम से कि मेरे पे हत्या का प्रयास किया गया। ये देखिए, आप क्या मानूं मैं उतरता। क्या आप जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति मेरी गाड़ी पर डंडे मार रहा है और मैं उतर के सदा सहता दिखाता तो क्या होता? कल्पना करो आप। ये जवाब आपको तय करना है, मेरे से क्यों जवाब मांगते हो? मैं देखिए एक बात बताऊं साहब, मैं बराबर में नहीं उतरना चाहता, मैं अच्छा काम करना चाहता, सही काम करना चाहता हूँ। मैं कोई आदर्श व्यवहार तो करूं, आदर्श की अपेक्षा भी करूं। अब एक तरफ वो कहते हैं मेरे मित्र हैं, तो मित्र के लिए क्या डंडे पर क्या करवाना चाहते थे? लीगल नोटिस में से तैयारी के लीगल नोटिस तरीके से दिया जाएगा। अधिकार है उनका, नोटिस देने का अधिकार है, और अब हमारे लोग तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि मैं खुद निर्णय नहीं करता हूँ, हमारे कुछ लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, जो भी वो करेंगे ठीक ही करेंगे। ठीक साहब। अलवर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र में स्थित अंजना केमिकल फैक्ट्री से जुड़ी एक कथित अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़ किया है। देखिए, विभाग ने 220 पेटी शराब बरामद किया है। मामले में फैक्ट्री के जीएम सुबोध घोष, कर्मचारी निहाल सिंह और पिकअप चालक किशन को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री के स्टॉक में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक वाहन के जरिए शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के बाद विभाग ने फैक्ट्री और वहां से निकलने वाले वाहनों पर निगरानी शुरू कर दी। तो इसी दौरान पिकअप वाहन को रोककर उसकी जांच की गई। जांच में पिकअप में 220 पेटी राइडर ब्रांड की शराब बरामद हुई है और आबकारी अधिकारियों के अनुसार ब्रांड वर्तमान सत्र में पंजीकृत नहीं है। चालक से पूछताछ की गई और उसने बताया है कि वो शराब भिवाड़ी लेकर जा रहा था। चालक किशन ने बताया कि उस फैक्ट्री के जीएम सुबोध घोष और कर्मचारी निहाल सिंह द्वारा फोन पर माल लोड करवाने के लिए बुलाया गया था। चालक के बयान के आधार पर आबकारी विभाग की टीम अजंता केमिकल फैक्ट्री पहुंची और वहां विस्तृत जांच की गई। अधिकारियों ने फैक्ट्री के रिकॉर्ड, स्टॉक और उत्पादन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की है, जिसमें अनियमितताएं सामने आई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की और अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए केबीपी टाइम्स के साथ।